हेलो ऑल। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 विद एग्जांपल नंबर 1। और उससे पहले अपन देखेंगे एक प्रमेय जो कि है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो क्या बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो यह बोलती है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अच्छा, तो इसमें कुछ टर्म्स है जो अपन को समझनी होगी, उसके बाद में इसको अपन इजीली समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले है इसमें आया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, राइट? पहले अपन को देखना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर बोलते हैं उनको। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो एक से स्टार्ट होती है और जो कि इनफाइनाइट तक जाती है, राइट? प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई। उसके बाद में उन्होंने बोला अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो कि क्या होती है, जो कि खुद से डिवाइड होती है तथा एक से डिवाइड होती है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया एंड 5 एंड सो ऑन, और भी बहुत सी अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये 1 और 2 से, ये क्या हो रही है, 1 और 2 से हो रही है, और ये 1 और 3 से हो रही है, इसके अलावा किसी और से नहीं होगी। ये 1 और 5 से हो रही है, इसके अलावा नहीं होगी। मतलब 2 ही संख्याओं से ये डिवाइड हो रही है। उसके विपरीत अपन देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया 8 का लिया। तो 8 किससे हो रहा है? 1 से भी हो रहा है डिवाइड, 2 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से हो रहा है, राइट? तो ये क्या है, 2 से ज़्यादा हो गए ना, 2 से ज़्यादा संख्या से विभाजित हो रही है, तो ये हो गई भाज्य संख्या है, राइट? अब क्या बोल रहा है, अंकगणित के आधारभूत पर में क्या बोलती है कि इन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, जैसे 8 को करके देख सकते हैं। तो 8 के गुणनखंड करने पड़ेंगे अपन अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो जैसे 8 के गुणनखंड किए तो 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 का जा रहा है, फिर से 2 का देंगे, 2 चौके 2 दूनी 4, फिर से 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, राइट? तो 8 को लिख दिया ना। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 क्या है, 8 है भाज्य, और ये 2 क्या है, 2 है अभाज्य। तो इनके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, राइट? अच्छा, अब एक और चीज़ है कि गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है ना, राइट? अच्छा, इस चीज़ को भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे अपन कोई एग्जांपल ले लेते हैं 36, राइट? 36 मैंने एग्जांपल लिया, इसके गुणनखंड करते हैं। तो इसके गुणनखंड किए तो क्या होंगे, 2 का भाग जा रहा है कितना, 18 टाइम्स 18 बार गया। फिर वापस से 2 का जा रहा है, हाँ 2 का गया, कितने बार, 9 बार गया, ठीक है, ये भी सही है। फिर 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, हाँ 3 का जा रहा है इजीली, 3 टाइम जा रहा है, 3 3 9, फिर वापस से 3 3 एकम 3, राइट? तो अपन 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को ही लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट? ये लिख सकता हूँ। अच्छा, ये ऐसे बोल रहे हैं कि इस क्रम को ध्यान नहीं रखना है। क्रम कैसे भी हो सकता है भाई, अब इनको 3 3 9, 9 दिन 18, 18 दिन 36 हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट? ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस क्रम को ध्यान नहीं रख रहा है, क्रम को ध्यान दिए बिना, कि क्रम को ध्यान दिए बिना अगर इसके गुणनखंड देखें तो अद्वितीय होंगे। मतलब 2 2 2 बार आएगा, 3 भी 2 बार आएगा, इसके अलावा इसके कोई अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकते। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसका मल्टीपल हो। अब जैसे आप बोल सकते हो कि सर 18 इंटू 2 होता है ना, अरे 18 इंटू 2 होता तो है 36, बट क्या है, ये अभाज्य है यहाँ पे, राइट? लेकिन ये भाज्य होगी ना। अगर इसको भी ब्रेक करेंगे ना अपन, तो सेम टू सेम जो ऊपर 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 आया हुआ आएगा। 18 को क्या ले सकते हैं, 18 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट? ये 18 को लिखा, और ये 2x है ये, तो इसमें 2 2 3 3 वही आने वाले हैं। तो अभाज्य संख्या में ये अद्वितीय है, इसके अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड हो ही नहीं सकता। अब देखना दूसरा सेंटेंस समझ में आएगा कि ए कोई भाज्य संख्या, हाँ अपने 36 भाज्य संख्या लिया, को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, हाँ के अभाज्य संख्या कौन सी, 2 और 3 के रूप में, बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्या किस क्रम में आ रही है। हाँ, क्रम ध्यान नहीं रखना है, इधर 2 इंटू 3 2 इंटू 2 3 इंटू 3, या इधर 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये क्रम को ध्यान नहीं रख रहा। अभाज्य संख्या किस क्रम में आ रही है, ये बिना ध्यान दिए एक अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है कि इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता। अच्छा, तो अपन ने समझ ली अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ, अब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, पढ़ते अपन कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 से इनफाइनाइट तक कोई भी हो सकती है ना। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अच्छा, अब इसकी जांच करनी पड़ेगी। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं
कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है ना, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और फिर अपन देखेंगे कि क्या वो विशेषताएं हैं, क्या ये 4 की पावर n में भी है या नहीं है। अगर वो विशेषता 4 की पावर n में है तो इसके अंत में 0 आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, राइट। तो ऐसी कोई संख्या है जिनके एंड में 0 आ रहा हो, तो पहले अपन ने लिया भाई 10 ले लिया, और 1 ले लिया 20, और 1 ले लेता हूँ मैं 100, और 1 ले लेता हूँ मैं 1000, राइट। ये लिया अपन ने। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ कि अब इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, वो भी कि ये देखो 10 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना पड़ेगा इसको। तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, राइट। तो मैं 10 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, ओके ठीक है। 20 का को ले लेते हैं अपन, 20 को भी लिख के देखते हैं 20 का क्या होगा। तो 20 का ये होगा 10 टाइम्स, देन 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, ओके। तो ठीक है, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को मैं अभाज्य संख्याओं के रूप में, गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ, सही है। अच्छा 100 है, 100 का करके देखते हैं, 100 में क्या आता है, 100, ओके। 2 50 50 टाइम्स गया, फिर वापस से 2 का भाग दिया तो फिर 25 आएगा, फिर वापस से 2 का दिया, 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा, 2 3 के बाद में क्या होती है अभाज्य संख्या 5, 5 का जा रहा है, हाँ 5 25, और फिर वापस से गया 5 एकम 5, राइट। अच्छा, तो अब मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ, 100 को भाई ऐसे लिख सकते हैं अपन, 100 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, राइट। ये हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ से अपन ऑब्जर्व करते हैं, और वही चीज़ अपन 1000 में लगा के देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या 2 और 5 आ रहा है, तब मल्टीप्लिकेशन क्या बना, 10 बना। इधर क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, उसके अतिरिक्त 2 भी आ रहा है, लेकिन 2 और 5 क्या हो रहे हैं, एक बार ये पेयर एक बार आ रहा है तो 1 0 आया, राइट। अब यहाँ देखो 2 और 5 का ये पेयर है, 2 बार आ रहा है, 2 और 5 यहाँ आ रहा है, 2 और 5 यहाँ आ रहा है, राइट। तो इसमें 2 0 आ गए। अच्छा, इसका मतलब 1 0 लाने के लिए अपन को क्या चाहिए, 2 और 5 एक बार तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, तब 1 0 आएगा। अगर 2 0 आ रहे हैं तो ये 2 और 5 कितने बार आएंगे, ऐसे 2 बार आएंगे। अच्छा, इसका मतलब कि 3 0 अगर आएंगे किसी भी संख्या के अंत में, इसका मतलब क्या है कि उसमें 2 और 5 मतलब 3 बार आएंगे। ये देखना पड़ेगा अपन को, ये अपन देख लेते हैं भाई। अगर ऐसा है तो फिर समझ में आ जाएगा अपन को कि किसी भी संख्या के अंत में 0 कब आता है, राइट। 0, ये 3 0 है, इसके गुणनखंड किए 1000 के, तो ये क्या हुआ 500 आया, राइट। फिर वापस से इसके वो किए, 2 का भाग दिया तो कितना है 250 आया। अच्छा, 250 में 2 का भाग वापस से जाएगा, देख के दिया 125 आया, राइट। फिर वापस से अपन ने 125 है, 125 में 5 का भाग देख के देखेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 25, राइट। अब 25 में तो इजीली दे देंगे, 5 25, और फिर 5 है तो 5 एकम 5, राइट। तो फिर 1000 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 1000 को अपन लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब देखते हैं यहाँ पे कितने पेयर आए 2 और 5 के, एक पेयर, दो पेयर, राइट, एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, और तीसरा पेयर ये हो गया। अच्छा 3 आ गए इसमें, मतलब इसमें 3 पेयर आ गए। कितने आ गए, 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5, ऐसे 3 पेयर, एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, तभी जाके 3 0 आए। अच्छा, तो किसी भी संख्या के अंत में एटलीस्ट 1 0 आना है, तो इसका मतलब उसमें एटलीस्ट 1 और 2 और 5 का तो पेयर होना ही चाहिए। अच्छा, तो अभी अगर 4 की पावर n पे देखते हैं कि इसमें कितने 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 की पावर n में करेंगे, राइट, 4 की पावर n पर विचार करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको 4 की पावर n को करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे 16 है, 16 ले लिया, 16 के गुणनखंड किए अपन ने, तो कितना आया, 16 में 2 का भाग दिया, 2 × 16, राइट। इसमें फिर से और दिया, 2 × 8, 4 आया, फिर वापस से दिया 2 दूनी 4, राइट, फिर वापस से 2 का दिया, 2 एकम 2, राइट। तो 16 है, 16 में क्या आ रहा है, 2 × 2 × 2 × 2 ये आ रहा है, राइट। अच्छा, एक में ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ मैं, 25 ले लेता हूँ। अच्छा 25 ले लिया, 25 लिया, 5 दिया 5 25, फिर वापस दिया 5 एकम 5, तो 25 में क्या आ रहा है, 5 × 5 आ रहा है। अब देखो इसमें 2 आ रहा है तो 0 आ रहा है कि इसके एंड में, सॉरी 16 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, तो अकेला 2 आ रहा है तो भी 0 नहीं आ रहा, अकेला 5 आ रहा है तो भी 0 नहीं आ रहा, लेकिन 2 और 5 दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, राइट। अब अपन देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है 4 की पावर n में। तो 4 की पावर n को मैं अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूँ तो 2 × 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, सही है, 2 की पावर n। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर की पावर n, राइट। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 n।
राइट। अब इससे पहले कि 2n को एक्सपेंड कैसे करें, राइट, कि इसको विस्तार कैसे करें, इसका विस्तार, जैसे मैं बोलूँ 2 की पावर 3 है तो इसको ऐसे लिखूँ मैं 2 × 2 × 2, राइट, क्योंकि 3 एक प्राकृतिक संख्या है। अब मैं ऐसे बोलूँ कि 2 की पावर 100 को कैसे लिखेंगे, तो 100 टाइम्स लिखना बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, तो अपन इसको लिखते हैं 100 टाइम्स, ऐसे कि हाँ ये 100 टाइम्स होगा, राइट। इसी प्रकार अपन मैं अब लिखूँ 2 की पावर 2n को, तो इसको ऐसे लिखूंगा ना मैं 2 × 2 × 2, राइट, एंड सो ऑन 2n टाइम्स, राइट। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, मतलब दो दो कितने हैं 2n टाइम्स है, n का मान कुछ भी हो सकता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अच्छा, अब यहाँ पे अपन क्या देख पा रहे हैं कि 2 तो आ रहा है इसमें, कि 2 आ रहा है 2, लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो इसके एंड में 0 नहीं होता, ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। अगर 2 और 5 एक साथ नहीं आ रहे तो उसके एंड में 0 नहीं आएगा। 2 की पावर 2n ये क्या है, 4 की पावर n ही तो है, तो अगर इसमें क्या है 2 ही इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड है, ओनली 2 ही। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि अगर उसके अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो वो अद्वितीय होते हैं, मतलब 2 यही चलता रहेगा, एक अद्वितीय है। तो ये अद्वितीय है तो इसका मतलब इसका कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, इसका मतलब इसका 5 भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर उसमें केवल 2 ही आ रहा है और 5 नहीं आ रहा है तो इसके अंत में 0 नहीं आएगा, राइट। अब बुक में इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिख रहा है आप देखना, उसमें भी थोड़ी गलती लग रही है, देखेंगे कि क्या है। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। नहीं 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 नहीं, कोई भी संख्या n शून्य पर समाप्त होती है तो वो, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 30 का, राइट, तो वो क्या हुआ 5 से विभाज्य होगी, राइट, लेकिन वो 2 से भी होगी, ये गारंटी है। अगर 5 से विभाज्य करेंगे 5 × 30, उसी 30 को 2 से भी विभाज्य होना पड़ेगा, तभी इसके एंड में क्या आएगा, वो आ रहा है, तो आ रहा है ना 15 टाइम्स हो गया है ना। तो हाँ, तो 5 से विभाज्य होगी तथा 2 से विभाज्य होगी, यहाँ पे ये चीज़ और आनी चाहिए। तथा 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, ऑब्वियसली आनी चाहिए। यह संभव नहीं है, क्योंकि अपन ने इसको एक्सपेंड करके देखा, 4 की पावर n को 2 की पावर n है, फिर 2 की पावर 2n हो गया, और उसमें क्या है अभाज्य संख्या 2 ही आ रही है। इसी कारण 4 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, जो कि अपन ने एक्सपेंड करके देखा है, राइट राइट, सही बोल रहा है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई भाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, ये भी बात सही है। इसलिए कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी, तो बिल्कुल सही है। बस यहाँ पे है कि 5 से विभाज्य होगी तथा 2 से भी होगी, कि कोई भी संख्या उसके एंड में 0 आता है, इसका मतलब वो 5 और 2 दोनों से विभाज्य होगी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन और अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।